coming back to this presentation. So, sorry. So मैं एक एक करके आपको डॉक्यूमेंट्स ओपन करके नाउ आई विल गो थ्रू वन बाय वन कि क्या डेटा आपको फिल करना है, कैसे उसे सबमिट करना है. सो आई विल फर्स्ट ओपन जो भी आपको, तो इसमें दो चीजें हैं, मतलब एक ये प्रोफॉर्मा ए है. आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. Yes, Yes. yes. So this is the form A या proforma A which you have to submit, fill and submit to BE. So now इसमें आप देखोगे तो ये जो फर्स्ट पेज है, this is cover page and this should be on your letterhead. So जो भी आपके इंटरप्राइज का letterhead है, so यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि आपको अपने letterhead पे प्रिपेयर करना है. एंड ये जो कवर पेज है, सो इसमें जो भी आपके रेफरेंस नंबर होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एंड डेट, एंड ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के डायरेक्टर जनरल को एड्रेस किया हुआ है. एंड सब्जेक्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर पार्टिसिपेशन इन E3 स्कीम. सो ये सेम फॉर्मेट आपको यूज करना है. इसमें जो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि आई ऑन बिहाफ ऑफ मेसर्स, तो यहाँ पे आपको अपने इंटरप्राइज का नाम डालना है, जो भी आपका रजिस्टर्ड नाम है आपके एक ऑर्गेनाइजेशन का, ABC प्राइवेट लिमिटेड या जो भी XYZ नाम है, वो यहाँ पे नाम आएगा. एंड देन आप यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो ये जो टेबल है, सो यहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए चाहिए वो आपको यहाँ पे मांगे गए हैं. सो GST सर्टिफिकेट, ये सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको देनी है और आपको यहाँ पे इनक्लोज करना है, यहाँ पे टिक लगाना है कि आपने ये सबमिट कर दिया. उसकी वैलिडिटी पीरियड अगर कोई है तो वो यहाँ पे मेंशन करनी है. माइनिंग परमिट या आपको मिला हुआ है या फिर आपने जो अभी माइनिंग के लिए माइनिंग रॉयल्टी का जो जमा की है तो उसका जो रिसिप्ट की कॉपी होगी तो वो भी सेल्फ अटेस्टेड आपको यहाँ पे लगानी है, उसमें टिक लगाना है. उसकी कोई वैलिडिटी पीरियड है तो वो यहाँ मेंशन करनी है. कंसेंट टू ऑपरेट सर्टिफिकेट जो आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मिला हुआ है उसकी कॉपी लगानी है, यहाँ पे टिक लगाना है एंड देन उसकी वैलिडिटी पीरियड मेंशन करनी है. एंड देन एनवायरमेंट क्लियरेंस जो स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से इशू होता है, सो वो यहाँ पे टिक लगा के आपको वैलिडिटी पीरियड लिखनी है. सपोज किसी स्टेट में अगर कोई एक डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया हुआ है कि आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस एप्लीकेबल नहीं है ब्रिक गेम्स पे, तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं. और उसका जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जैसे गवर्नमेंट का एक ऑर्डर होगा कि आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं चाहिए, तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ लगाना पड़ेगा, तो वो आपको यहाँ पे लगाना है. एंड देन द फील्ड प्रोफॉर्मा है जो इसके नीचे है, सो ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है. नाउ इसमें नीचे आएंगे तो देन ये सारे फॉर्मेट आपको सेम रखने. नीचे योर सिंसियरली, सो यहाँ पे आपको जो भी अथॉरिटी है जो सबमिट कर रहे हैं उस इंटरप्राइज के बिहाफ पे, तो उनका नाम, डेजिग्नेशन, सपोज मिस्टर ABC अगर वो डायरेक्टर है या चेयरमैन है अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो उनका डेजिग्नेशन, एंड देन सिग्नेचर और उनके इंटरप्राइज का जो अथॉरिटी या ऑथराइज सील या कंपनी का जो सील है वो स्टैंप है वो दैट विल बी देयर. सो ये आपका कवर पेज होगा विच विल बी प्रिपेयर्ड ऑन योर लेटर हेड. नाउ इसके बाद इफ यू कम टू फॉर्म A, सो इसके साथ साथ मैं इंस्ट्रक्शंस वाली सीट भी ओपन करता हूं क्योंकि दोनों साथ साथ आई विल बी एक्सप्लेनिंग. सो इसी B के वेबसाइट पे आपको एक इंस्ट्रक्शन सीट भी अपलोड की हुई है एंड इसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आपको अपना फॉर्म्स फिल करना है, सबमिट करना है. सो सबमिशंस पे मैं बाद में आऊंगा, पहले एक एक करके जो डेटा फिल करना है पहले मैं आई विल एक्सप्लेन दैट कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू हैव टू फिल. सो द table 1 in Performa A, so in this you have to provide basic description about the brick manufacturing enterprise, contact details, address, phone number, mobile number and your GIS coordinates. So यहाँ पे name of the enterprise आपका आ जाएगा. So what is the name of your enterprise, then name of the contact person, so जो भी authorized person है who is submitting this form, then contact person का जो designation है, उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एड्रेस. यहाँ पे एड्रेस जो आपको देना है, सो सपोज आपने जो अपनी कंपनी रजिस्टर कराई होगी तो रजिस्टर्ड एड्रेस कुछ और होगा, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज जहाँ पे लोकेटेड, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे लोकेटेड है, सो दैट एड्रेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है.
एंड उसका जीआईएस कोऑर्डिनेट भी आपको देना है, जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होता है। एंड इसमें अगर आपके पास एक किल्न है आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप अपने किल्न के पास जो किल्न का जो जीआईएस कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करें। जीआईएस कोऑर्डिनेट कैसे आप पता कर सकते हो? सो वो इंस्ट्रक्शन शीट्स में मेंशन किया हुआ है। So how to find GIS coordinate of your manufacturing unit? So if you are using any Android device, smartphone, iPhone, iPad, or your laptop or desktop, so using that you can find out the latitude and longitude of your manufacturing unit. So यहाँ पे एक Google support का वेब लिंक दिया हुआ है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उस पे इंस्ट्रक्शंस है कैसे आप अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकाल सकते हैं। एंड बेसिकली ये है कि आप गूगल मैप ओपन करें, वहां पे आप अपने मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज या जो किल्न को लोकेट करें, एंड वहां पे जब आप प्रेस करेंगे तो जो ऊपर में सर्च बार है वहां पे आपका लैट और लॉन्ग वो शो कर देता है। जस्ट तो आपने गूगल मैप ओपन कर लिया, एंड अभी इसमें मैंने दिल्ली का ओपन किया हुआ है। सपोज मैप पे आपने अपना सर्च किया, जैसे ये सपोज राष्ट्रपति भवन के पास में चला गया, मैंने राष्ट्रपति भवन यहाँ गूगल मैप पे लोकेट किया, और जब मैं राष्ट्रपति भवन पे क्लिक करूंगा या इसके पास के पॉइंट पे क्लिक करूंगा, सॉरी, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ हाँ अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। हाँ, सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मतलब जैसे राष्ट्रपति भवन पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे जो नीचे ये आ गया ना, राष्ट्रपति भवन लिख के, और यहाँ पे ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आ रहा है, तो दो नंबर्स आ रहे हैं। सो लेफ्ट वन इज लैटिट्यूड एंड राइट वन इज लॉन्गिट्यूड। सो यू हैव टू ओपन गूगल मैप्स, search the location of your manufacturing unit, and once you click on your on that particular location on the Google map, it will show the latitude and longitude. It will also show here if it is not already marked on the map, so it is also it will also show at the pin where you are dropping. So this entire thing, like how to find out latitude and longitude, it is explained on this link. So this is the link of Google. So here it is given, like if you are using desktop. So अभी मैंने desktop पे कैसे find करना है वो बताया, but अगर आप कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो, सपोज कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ से कंप्यूटर सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ पे आप देखेंगे डिस्क्राइब किया हुआ कि कैसे आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कोई एंड्रॉइड डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो आप एंड्रॉइड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एंड देन इट विल शो कि कैसे आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल सकते हो उस प्लेस का। सिमिलरली आप आईफोन या आईपैड यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर लें, एंड देन इट विल एक्सप्लेन कैसे आप अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकाल सकते हैं। So this link is given in the instruction sheet. So using that you can find out. So table 1 में तो बाकी जो चीजें हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो आप आसानी से प्रोवाइड कर सकते हो। जो एक मेन यहाँ पे जीपीएस कोऑर्डिनेट था, जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, सो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आप गूगल मैप यूज करके निकाल सकते हैं। नाउ इसमें जो टेबल 2 है, सो टेबल 2 में आपको काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको अच्छे से समझने की जरूरत है कि इसमें जो डेटा देना है वो आपको कैसे देना है, बिकॉज इसके बेसिस पे ही आपकी जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन है वो डिटरमाइन होगी। सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यहाँ पे यू हैव टू फिल ऑल द इंफॉर्मेशन वेरी केयरफुली। एंड उसमें टेबल 2 में आप देखेंगे तो हर कॉलम को हमने मार्क किया हुआ है, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी,
एंड इंस्ट्रक्शन शीट्स में आप जाएंगे तो इफ यू गो टू टेबल 2, तो यहाँ पे कॉलम ए में कैसे फिल करना है, क्या डेटा फिल करना है, कॉलम बी में क्या डेटा फिल करना है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इन कॉलम सी, कॉलम डी. सो दैट ऑल इज एक्सप्लेन्ड हियर इन द इंस्ट्रक्शन शीट, but I will quickly explain it to you. So in column A you have to provide the type of the brick product, which kind of brick product you are producing. Suppose you may be producing 5 type of bricks or 10 type of bricks. So for each brick type you have to provide information separately in a separate row. Now you may also be manufacturing tiles, pavers and other product, but here you have to provide information only of the brick products. So we are not asking information related to tiles and pavers and any other product we are producing. So only the information related to brick product has to be provided here. In the column A you have to write what is the name of your product or type of your product. So for that I have one slide. So like I have given name of few types. Suppose we are producing solid bricks, so you can just write solid bricks in column A. Suppose you are producing solid extruded or solid wire cut bricks, so you can mention that it is solid extruded bricks. If you are producing perforated bricks, or you are producing multi-hole bricks, or you are producing hollow blocks, so you have to just write the name of those product. What is the name of those product or type of bricks in column A. And if you are producing 2-3 type of bricks or different type of bricks, so use one row for one type of product. So suppose you are producing solid bricks and hollow blocks. So in row 1 you provide solid bricks, in row 2 provide information related to the hollow blocks. Now come to column B, column C and column D. So column B is dry weight of one piece of product, and column C you have to provide dimensions, length, breadth and height or thickness, and column D you have to provide bulk density. So I will explain what these 3 parameters are. So in your kiln, so this dry weight of one piece of product, so you have to take weight of the fired product. So in the brick manufacturing process, generally you can also take weight of product after molding or after drying or after firing, but here you have to provide weight of the product which is fired. So fired brick weight we are asking. And dry weight means suppose after firing of bricks you have stacked it somewhere in your kiln, but because of humidity in environment it will absorb some moisture. Suppose 3%, 4% moisture it absorbs, so it weight will increase. But here you have to provide the dry weight, like moisture free weight. So dry weight का मतलब ये है कि आपने जो भी अपनी bricks fire की, फायर करने के बाद आपने कहीं पे स्टैक करके रखा हुआ है, तो उसमें जनरली उसमें 2-4% से 5-7% तक मॉइस्चर उसमें हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपके इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी कितनी है. तो आपको सीधे स्टैक से उठा के उसको वेट नहीं करना है, उसको मॉइस्चर फ्री कंडीशन में उसका वेट लेना है. तो उसको हम ड्राई वेट बोलते हैं, जो इंडियन स्टैंडर्ड है. एंड मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे वो मेजर होता है और कहां से आप उसे मेजर करा सकते हो. देन कॉलम सी में आपको अपने प्रोडक्ट का डायमेंशंस देना है. डायमेंशंस मतलब आपके प्रोडक्ट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी है. एंड कॉलम डी में उसकी बल्क डेंसिटी आपको बतानी है. सो अभी मैं एक जस्ट स्लाइड से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या कैसे आप उसको कर ले सकते हो. सो अभी ये जो तीनों पैरामीटर्स मैंने बताया, ड्राई वेट, डायमेंशंस एंड बल्क डेंसिटी, सो इसको मेजर करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड है IS 1528 पार्ट 12. सो ये एक इंडियन स्टैंडर्ड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का IS. ये डॉक्यूमेंट मैंने जस्ट ओपन किया आपको दिखाने के लिए, बट आप वेबसाइट सर्च करेंगे IS 1528 part 12, so you will get this PDF file, and in this file it's a 10-page file, and it explains how to measure dry weight and dimensions and bulk volume or bulk density. So I will just quickly explain it here. So generally होता क्या है कि कई बार आप कई सारे जो मैन्युफैक्चरर होंगे उनके पास ऑलरेडी लैब टेस्टेड रिजल्ट होंगे, मतलब उन्होंने अपने प्रोडक्ट लैब में टेस्ट कराए होंगे और उनके पास उसके रिजल्ट्स होंगे. तो अगर आपके पास रिजल्ट्स हैं तो आप वो मेंशन कर सकते हो अपने फॉर्म में, और उस रिजल्ट की कॉपी आप इनक्लोज कर सकते हो. अगर आपके पास रिजल्ट या नहीं है, या फिर आपने अपने प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं कराया है अभी तक,
तो अभी वो रिक्वायर्ड नहीं है टेस्ट सर्टिफिकेट, अभी आप अपने में मेजर करा के उसको डाल सकते हो, लेकिन जब 1 साल के बाद वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको टेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। तो ड्राई वेट जो है वो बेसिकली ओवन ड्राई वेट हम बोलते हैं। तो आपके एरिया में या आपके शहर में बहुत सारे ऐसे लैब्स होंगे जहां पे वो ओवन होंगे, जहां पे मतलब ये कई सारे प्रोडक्ट का ड्राई वेट मेजर किया जाता है। तो किसी भी छोटे लैब में ये ओवन्स अवेलेबल होते हैं, तो वहां पे आप उसको मेजर करा सकते हैं, जिसमें जनरली 110 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपको अपने प्रोडक्ट को गर्म करना होता है और उसको कुछ टाइम तक उसी टेम्परेचर पे रखना होता है, जिससे कि जो भी उसमें मॉइस्चर है वो बाहर निकल जाए, एंड देन उसको मॉइस्चर फ्री कंडीशन में आपको उसको ठंडा करना होता है, एंड देन उसका वेट लेना होता है। और वेट जो लेंगे तो मतलब किसी भी वेइंग बैलेंस से हम नहीं ले सकते, आपको जो वेट जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो 0.1 ग्राम तक ही होनी चाहिए, तो वैसे बैलेंस आप यूज कर सकते हैं। So basically you can find many small labs in your regions जहाँ पे these ovens are available, and you can measure your dry weight of a product, and it will be measured in kg. And it now coming to the brick dimensions. So brick में 3 main dimensions होते हैं, length, breadth और thickness और height. So लेंथ मीन्स आपको लंबाई चाहिए, उसकी चौड़ाई चाहिए ब्रिक की, और उसकी मोटाई या कितनी है। सो इसको बेसिकली इसको जो मेजर करना है, तो इसको मेजर करने का नियम ये है कि आप कोई भी मेटालिक स्केल यूज कर सकते हैं मेजर करने के लिए। एंड इसमें मैंने डायमेंशंस दिखाए हैं कि ये जो लेंथ आपको दिख रही है इस पे, तो लेंथ आप खुद से भी मेजर कर सकते हैं या किसी भी छोटे मोटे टेक्नीशियन से आप मेजर करा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि लेंथ जो आपको मेजर करनी है, तो लेंथ आप यहां से भी इस फेस पे भी मेजर कर सकते हैं, इस फेस पे भी मेजर करना होता है, और इसके जो पीछे फेस है, मतलब जो नीचे फेस है, उस पे भी लेंथ आपको मेजर करना है। सिमिलरली ये जो फेस है, इसके जो अपोजिट फेस है, तो चारों फेस आपको लेंथ मेजर करना है, और वो सेंट्रल लाइन के अलोंग मेजर करना है। जहां पे मैंने भी एक तीर मार्क की हुई है ना, वेयर दिस एरो इज मार्क ऑन द ब्रिक along the central line, so you have to measure length along the central line and measure it on all the 4 faces. यहाँ पे 2 faces are visible, so I have marked it on the 2 faces, but इनके opposite जो faces हैं, so top surface के opposite जो bottom surface है, so on that also you have to measure the length. Similarly this face के opposite जो face है, वहां पे भी आपको length measure करनी है। सिमिलरली आपको breadth या जो चौड़ाई है वो मेजर करनी है, तो वो भी सेंट्रल लाइन के अलोंग मेजर करनी है, और वो चारों फेसेस पे, मतलब जो टॉप फेस है, टॉप सरफेस है, वहां पे भी आपको ब्रेथ मेजर करनी है सेंट्रल लाइन के अलोंग, जो ब्लू एरो हाईलाइट किया हुआ है, सो दैट शोज एट व्हिच प्लेस यू हैव टू मेजर द ब्रेथ। सिमिलरली जो सामने फेस है, इस पे भी आपको उसकी चौड़ाई मेजर करनी है, एंड इन दोनों के जो अपोजिट फेसेस है, मतलब जो नीचे का फेस सरफेस है और जो पीछे सरफेस जो दिख नहीं रहा है, वहां पे भी, तो चारों सरफेस पे आपको चौड़ाई मेजर करके एवरेज लेना है। सिमिलरली जब आप मोटाई मेजर करेंगे या हाइट मेजर करेंगे या थिकनेस जो भी बोलते हैं आप इसे, तो वो भी आपको सेंट्रल लाइन के अलोंग मेजर करना है और चारों फेसेस पे मेजर करना है। मतलब आपने यहाँ भी मेजर किया थिकनेस, यहाँ भी मेजर किया थिकनेस, एंड इसके अपोजिट जो फेस है, इधर भी थिकनेस मेजर किया, इधर भी थिकनेस मेजर किया, तो और चारों का एवरेज नंबर लेना है। तो ये आपको लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों डायमेंशंस आपको आ जाएंगे एक ब्रिक के लिए, और ऐसा आपको 20 सैंपल्स के लिए करना है। अपने 20 सैंपल्स आप अलग अलग उससे आप उठा के और उनके ये लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट मेजर करें। हर ब्रिक में आपको चारों फेसेस मेजर करके उसका एक एवरेज वैल्यू लेना है, लेंथ के लिए, हाइट के लिए एंड ब्रेथ के लिए, एंड वो आपका एक ब्रिक का डायमेंशन होगा। सिमिलरली आपको 20 ब्रिक सैंपल्स के लिए ये कैलकुलेट करना है, और इसके लिए जो आप स्केल यूज करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी 0.5 mm होनी चाहिए, मतलब 0.5 mm तक वो मेजर कर सकता है, होना चाहिए। नाउ इसमें जब आपके पास डायमेंशंस आ जाएंगे, तो बल्क वॉल्यूम जो है वो सिंपली इन तीनों डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन आता है। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बल्क वॉल्यूम आएगा। बी केयरफुल दैट व्हेन यू आर मेजरिंग द डायमेंशंस, maybe you will be measuring in millimeter. So suppose your length is 220 millimeter, breadth is 110 millimeter, height is 75 millimeter, but bulk volume you have to calculate in meter cube.
सो मिलीमीटर को मीटर में पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए 1000 से डिवाइड करना होता है. सो सपोज 230 मिलीमीटर है, उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, सो दैट विल बी 0.23 मीटर. सिमिलरली विड्थ आपकी 110 mm है, सो दैट विल बी 0.11 मीटर. सो आपको मीटर में पहले कन्वर्ट करके फिर मल्टीप्लाई करना है, सो दैट द बल्क वॉल्यूम शुड बी मेजर्ड इन मीटर क्यूब. एंड एक बार आपके पास ये ड्राई वेट आ गई और बल्क वॉल्यूम आ गई, so then bulk density you can calculate. So bulk density will be dry weight divided by bulk volume. So kg per meter cube में आपके पास नंबर आ जाएगा. So यहाँ पे जो dimensions है वो easily आप measure कर सकते हो, but dry weight के लिए you need to find an oven. तो किसी भी लैब में आपको एक वो easily oven मिल जाएगा and वहाँ पे आप इसे dry weight measure कर सकते हो. So ये मैंने explain किया कि how you can measure or get it measured, these three parameters: dry weight, dimensions, and bulk density. And for details, you can always refer this Indian standard IS 1528 part 12. Okay, so here Sonal, just Mr. Kannan has written that just to add to this, people can also use their home microwave oven to dry the fired bricks to take this weight. Okay. So it is a comment which has come from Mr. Kannan. So he is saying that it can also be done in home microwave to dry the brick. Okay, I thought I will just mention this. So now you can go ahead. Okay. I had given that suggestion. Yeah, I heard. Yeah. So in this way you can fill information related to B, C, and D, and this is applicable to those who do not have the test certificate. If you have test certificate, you can simply fill that data taken from there. Now come to column E. So in column E, you have to provide that how many number of bricks of that particular type you are planning to produce. So suppose in column A, you fill like solid bricks. And in row 2, you are producing two type of bricks. So suppose you are producing two types of bricks: solid bricks and hollow blocks. Suppose the weight of solid bricks is, I am also filling it side by side so that it will be you can easily understand it. So I have filled dry weight. I have here we have to provide in millimeter. And suppose it is 400 by 200 by 200. Now suppose this bulk density is coming to 1600. Here you have measured. So I'm just filling some random number. Now you have to mention that in the next year, like it is the forecast of 1 October from 1 October 2020 to 30 September 2021. Like in next 1 year, how many solid bricks you will be producing and how many hollow blocks you will be producing. So you have to give that number. It may happen that you may not produce in that numbers, but right now you have to provide forecast that how many bricks you are planning to produce in the coming year. So suppose you say that you want to produce 25 lakhs solid bricks. And you may say that you will be producing 30 lakh pieces of hollow blocks. So yeah, number of pieces you have to provide. How many you will be producing the next 1 year. So this you have to mention here. Now in column F, you have to mention which kind of kiln technology you will be using. So suppose you are using tunnel kiln, so you mention tunnel kiln in both. Suppose you are using zigzag kiln for producing solid bricks, so you can mention zigzag kiln. And you have two kilns, tunnel and zigzag both. And tunnel kiln you are using for producing hollow blocks, and zigzag kiln you are using for producing solid bricks. So you can mention similar accordingly, like what kind of kiln technology you will be using to produce this brick product. So यहाँ पे जो भी kiln technology आप use करने वाले हैं उस product को बनाने के लिए, तो उस kiln technology का नाम आपको यहाँ पे डालना है. अगर आप दोनों tunnel kiln से ही बना रहे हैं,
आपको यहाँ पे दोनों के लिए टनल के लिए मेंशन करना है। नाउ मोल्डिंग मेथड आपको क्या यूज कर रहे हो, सपोज आप एक्सट्रूडर यूज कर रहे हैं या फिर मैनुअल मोल्डिंग यूज कर रहे हैं या फिर कोई सॉफ्ट मड मोल्डिंग मशीन आप यूज कर रहे हो, सो उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो आइदर एक्सट्रूडर है या सॉफ्ट मड मोल्डिंग मशीन और मैनुअल मोल्डिंग, और व्हाट काइंड ऑफ मोल्डिंग और शेपिंग मशीन और मेथड यू आर यूजिंग फॉर प्रोड्यूसिंग दैट काइंड ऑफ bricks, that you have to mention here. And similarly, what kind of drying method you are using. So whether it is open sun drying or you are using a shed for drying, or you are using some sort of artificial drying like chamber dry or tunnel dry, so you have to mention here what kind of drying method you are using for producing that particular product. So इस वे में आपको drying method and molding method यहाँ पे fill करना है अपने प्रोडक्ट के लिए। So accordingly आप जितने भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उन सारे का डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे अभी हमने 10 रो डाले हुए हैं, लेकिन सपोज आप 10 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप इसमें और रो ऐड करके उसको फिल कर सकते हैं। अब इसमें हमने नीचे दो चीजें मांगी हुई हैं। एक तो अगर आपने ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट का टेस्ट कराया हुआ है बल्क डेंसिटी के लिए एज पर IS 15828 जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो आप उसकी टेस्ट रिपोर्ट यहाँ पे इनक्लोज कर दें और यहाँ पे टिक लगा दें। अगर आपके पास नहीं है तो आप मतलब प्रोवाइड करने की मतलब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप उसको सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। सिमिलरली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए स्टैंडर्ड्स हैं, तो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो उस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को मीट करना चाहिए जो भी उसके स्टैंडर्ड है। तो अगर आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लैब टेस्ट हैं तो आप यहाँ पे इनक्लोज कर दें। अगर आपके पास नहीं है, इसलिए इफ अवेलेबल लिखा हुआ है, इफ दैट इज नॉट अवेलेबल एट दिस मोमेंट, तो आप उसको नॉट एप्लीकेबल लिख के सबमिट कर सकते हैं फॉर्म। बट जब 1 साल के बाद व्हेन द फील्ड वेरिफिकेशन विल हैपन, सो उस समय आपके पास होना चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का भी टेस्ट सर्टिफिकेट और बल्क डेंसिटी का भी टेस्ट सर्टिफिकेट। बट अभी अगर आपके पास है तो आप सबमिट कर दें, नहीं है सो यू कैन जस्ट राइट दैट इट इज नॉट available right now. So NA you can write here. So this is all about table 2. And if you go in the instruction sheet, so all these things are explained here, like how to fill the information in column A, column B, column C, column D. So जो कुछ भी मैंने अभी explain किया, ये सारा इस instruction sheet में सब provide किया हुआ है, mention किया हुआ है। तो टेबल 2 काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बेसिस पे ही आप एलिजिबल हो या नहीं हो, या क्या आपकी स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन आ रही है वो डिटरमिन होगी। नाउ कमिंग टू टेबल 3, सो यहाँ पे आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और जो टेक्नोलॉजी एंड मशीनरीज आप यूज कर रहे हो, तो उसका डेटा आपको प्रोवाइड करना है। सो इसमें जो फर्स्ट कॉलम है इसमें आपको प्रोसेस डिटेल मांगी हुई है। तो आपको इसमें हर प्रोसेस के लिए, तो ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में कई सारे प्रोसेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट करोगे क्ले प्रिपरेशन से, प्लस डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं। सो क्ले मिक्सिंग के लिए आपके पास कुछ प्रोसेस आप यूज कर रहे होगे और देयर वुड बी सम मशीनरी फॉर क्ले मिक्सिंग। देन शेपिंग और मोल्डिंग के लिए देयर विल बी सम प्रोसेस और मशीनरी यू वुड बी यूजिंग लाइक आइदर सॉफ्ट मड मोल्डिंग और एक्सट्रूजन। then drying, firing, so वो सारे processes के लिए आपको mention करना है। तो यहाँ पे suppose you can mention that clay preparation. Similarly next process would be, अगर आप कुछ 2-3 raw material mix कर रहे हो तो clay mixing यहाँ पे आ सकता है। then molding आ जाएगा next process, then drying आ जाएगा, then firing आएगा। तो इस तरह से आपको अलग अलग प्रोसेसेस, एंड देन उस प्रोसेस के लिए व्हाट टाइप ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट यू आर यूजिंग। तो सपोज क्ले प्रिपरेशन और क्ले मिक्सिंग कंबाइंड, you are suppose you are using any type of pug mill, so you can write pug mill here, or you are using some sort of box feeder and roller crusher and clay mixer arrangement, so you can mention here what type of machinery it is you are using here. And then column C में उस मशीनरी का मेक या मॉडल आपको बताना है, मतलब किस कंपनी का है। सपोज मोल्डिंग के लिए यू आर यूजिंग एन एक्सट्रूडर, तो यहाँ पे यू विल मेंशन एक्सट्रूडर एंड देन मेक ऑफ द मशीनरी और इक्विपमेंट। सो हियर किस कंपनी का है या क्या मेक, किस मेक का है
which company's extruder you are using. Suppose it is either Verdes हो सकता है, or it may be Vijay Prakash or any XYZ company from which you have purchased this extruder. So जो भी आपके कंपनी का नाम है या जिस कंपनी ने इस एक्सट्रूडर को सप्लाई किया, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है. Then column D में it is the rated production capacity of that machinery. So suppose you are using an extruder which make is, for example, I am writing what this, and its production capacity is suppose either it will be in the terms of number of bricks per hour. So ये कुछ ऐसा हो सकता है 4000 bricks per. It can be in the form of 1 per hour. Either form जो भी उसकी rated production capacity you have your supplier, so वो यहाँ पे आपको mention करना है उस form में, मतलब either in the terms of number of bricks per hour or ton of material per hour. So जो भी है वो आपको, क्योंकि in kiln you may be kilns के केस में हो सकता है suppose you are using tunnel kiln, and so यहाँ पे आपको tons per day के unit में you have to provide your rated production capacity. So you have to, column D, you have to mention the rated production capacity of that particular machinery or equipment. And in column E, you have to provide a photograph of that machinery along with the date stamp. So जब भी आप कैमरे से फोटो लेंगे, so उस कैमरे में, हर कैमरे में आजकल सेटिंग होती है कि आप उसका डेट और टाइम स्टैम्प ऑन कर दें, so that कि वो आपका पुराना फोटो ना हो. ये मतलब रिसेंट, मतलब विद इन 3 months ओल्ड से ज्यादा ओल्ड फोटो नहीं होना चाहिए. सो विद इन 3 months टाइम फ्रेम में लिया हुआ होना चाहिए. सो यहाँ पे आप डेट स्टैम्प के साथ आप वो फोटोग्राफ खींचकर यहाँ पे आप डाल सकते हैं इस कॉलम ई में फॉर ईच ऑफ योर मशीनरी. सो दिस इज ऑल अबाउट टेबल 3. सो यहाँ पे what all technologies, equipment, machineries you are using for different type of processes, so that you have to provide data for that here. Now along with this some enclosures are required. So यहाँ पे आपको अपने जो किल्न है, तो किल्न प्लान और किल्न की सेक्शनल ड्राइंग आपको प्रोवाइड करनी है. तो जिसने भी आपकी किल्न मैन्युफैक्चर बनाई होगी या जिसने भी आपको किल्न या वो सप्लाई की होगी, तो उसका एक किल्न प्लान जिसमें कि किल्न की लेंथ, ब्रेथ और जो भी ब्रिक स्टैकिंग एरिया है वो मतलब क्लियरली मार्क्ड होनी चाहिए. एंड सेक्शनल ड्राइंग में बेसिकली सपोज जिगजैग किल्न है या टनल किल्न है, सो उसकी हाइट एंड विड्थ ऑफ द ट्रेंच वगैरह क्या है, एंड टनल के केस में टनल की विड्थ एंड हाइट क्या है. So that dimension should be marked on that. So kiln plan and sectional drawing आपको provide करनी है, and पूरे kiln की एक फोटोग्राफ आपको provide करनी है जिसमें कि पूरा kiln आपका visible हो. So वो थोड़ा पीछे से जाकर आप लेंगे तो जिसमें कि पूरी kiln visible हो, और उसपे kiln का डेट स्टैम्प भी होना चाहिए, मतलब कि वो डेट हो कि किस डेट को आपने वो फोटोग्राफ ली है. So ये 3 enclosures आपको इसके साथ provide करने हैं along with table 3. So now I will move to table 4. So table 4, so it asks for what kind of fuel you are using and in what form. So you have to mention the type of fuel. So you may be using more than one fuel, maybe coal or coal and biomass together, or coal or different combinations of coal, suppose USA coal and Indonesian coal. So whatever the type of fuel you are using, so you have to mention here and use one row for one type of fuel. Then the column B, you have to provide information like in what form you are using that fuel. So you can use it either as an external fuel or as an internal fuel or a body fuel. So आप अपने फ्यूल जो भी आप यूज कर रहे हैं, सपोज कोयला यूज कर रहे हैं तो आप उसको एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं, मतलब आप जस्ट उसको फायरिंग में यूज कर रहे हैं, या फिर आप मिट्टी के साथ मिक्स करके एज ए इंटरनल फ्यूल आप उसको यूज कर रहे हैं. सो वो यहाँ पे मेंशन करना है कि ये इंटरनल फ्यूल है या एक्सटर्नल फ्यूल है. एंड देन आपको उसकी कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे मेंशन करनी है कॉलम सी में. सो यू हैव टू प्रोवाइड कैलोरीफिक वैल्यू इन कॉलम सी. सो generally when you purchase fuel, so your supplier give you information about the calorific value. Sometimes he also give you the test certificate.
So if you have the test certificate of your calorific value, you enclose that test certificate. If that is not there, so you can provide the GCV, estimated GCV, or the GCV value, calorific value, which you got from your supplier of the fuel. So that calorific value you have to mention in column C. And whatever I have explained, these all are provided in the instruction document. So table 1, table 2, table 3, table 4. So what information you have to, it has been asked there, and how to fill that. So it is also explained in instruction sheet. Now table 5, you have to calculate your specific energy consumption, and this for calculation of specific energy consumption, the method is provided in the E3 scheme document, and it is also provided in the instruction sheet. How to calculate, the formula is provided here, so you can use this formula to calculate your specific energy consumption. If you find it difficult, you can reach out to me. I can help you in calculation of this specific energy consumption using this formula. So this, how to calculate, basically you have to use the specific energy consumption for your kiln technology, and then you have to calculate the weighted average density of all your brick product, and then you also need to know the dry weight of all your product types. So then using this formula you can calculate. So here it is explained in the E3 scheme document. If you find it difficult, so you can anyway write to us or drop a message to me. We can help you in calculating this specific energy consumption, so which is required in table 5. So this is all about how to fill the UI form.